वेलकम एक नाज़रीन जीते MD बैतुल माल और अब्बास असां गॾु मौजूद आहिनि। उन्हनि सां तफ़सीली तौर ते ॻाल्हि ॿोल कईसीं, एहसास प्रोग्राम जे हवाले सां बि ॻाल्हि ॿोल कईसीं। हीअं ब्रेक खां पोइ असां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त बैतुल माल तालीम के हवाले से कीअं रहनुमाई करे सके तो, मदद करे सके तो, पनाह गाह वाले मामले पर ॻाल्हि कंदासीं। सर थोड़ी सी तालीम के हवाले से बात करें, जैसे आपने जिक्र किया था खुद भी कि एजुकेशन के हवाले से भी आप हेल्प आउट करते हैं, मदद करते हैं। उसका क्या क्राइटेरिया है, किस तरह एलिजिबिलिटी उसकी क्या होगी, किस तरह वो अपने आप को एप्लीकेंट फाइल कर सकता है? पाकिस्तान में तकरीबन कोई 120 के करीब ऐसी यूनिवर्सिटियाँ हैं जो सरकारी यूनिवर्सिटीज़ जिनमें लोग अंडर ग्रेजुएशन की और पोस्ट ग्रेजुएशन की तालीम हासिल करते हैं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान गवर्नमेंट आने के बाद हमने 2 किस्म के स्कॉलर शुरू किए। पहला स्कॉलरशिप वो था जो पाकिस्तान बैतुल माल ने शुरू किया। एक HSC के अलावा की बात कर रहा हूँ कि अगर आप गरीब हैं और आप बच्चा जो है ना तालीम हासिल करना चाहता है तो 1 लाख रुपये का स्कॉलरशिप बैतुल माल से किसी भी सरकारी यूनिवर्सिटी की फ़ी की मद में या बोर्डिंग की मद में, खाने की मद में, सिर्फ रिहाइश की मद में हमसे क्लेम कर सकता था। हमने पहले 2 सालों में तकरीबन को 20,000 से ज़्यादा बच्चों को ये तालीमी स्कॉलरशिप दी है। इस साल अल्हम्दुलिल्लाह प्राइम मिनिस्टर ने अंडर ग्रेड स्कॉलरशिप जो शुरू किया 50,000 तुलबा के लिए, पूरे पाकिस्तान में 50,000 तुलबा को अंडर ग्रेजुएशन का एहसास के नीचे स्कॉलरशिप दिया गया। लेकिन बैतुल माल का स्कॉलरशिप इसके अलावा अलहदा इसलिए भी था क्योंकि ज़्यादातर अंडर ग्रेड में थे। फिर हमने पोस्ट ग्रेड में स्कॉलरशिप ज़्यादा, मास्टर्स की तालीम के लिए ज़्यादा स्कॉलरशिप देने शुरू कर दिए। तो इस साल के अंदर तकरीबन 3,500 से ज़्यादा बच्चे हमसे ऑलरेडी इस मद में स्कॉलरशिप वसूल कर चुके हैं। गाँव के हवाले से बात करें, ओवरऑल पूरे मुल्क में, खासतौर पे सिंध की बात करें तो सिंध में कराची में पनाह गाहें मौजूद हैं। सिंध में अगर दूसरे कौन कौन से अजला में पनाह गाहें मौजूद हैं, और आगे चल के क्या ये हर डिस्ट्रिक्ट में इसको करने का इरादा है या सिर्फ अब बड़े शहरों तक ही महदूद रहना है? आपको थोड़ा सा अंदाजा होगा कि जो पनाहगाह का कॉन्सेप्ट था ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का था। अब ये प्रोजेक्ट जो है ना या इस्लामाबाद में हो सकता था जहाँ प्राइम मिनिस्टर की गवर्नमेंट थी, या उसके बाद पंजाब और KP में। तो ये 3 टेरिटरीज थी जिन्होंने इस प्रोग्राम को शुरू किया था इनिशियली। सो KP में इस वक्त तकरीबन 60 के करीब पनाह गाहें हैं, पंजाब के अंदर इस वक्त 90 के करीब पनाह गाहें हैं, और इस्लामाबाद में 5 पनाह गाहें। ये टोटल 140 से 45 पनाह गाहें। तो प्राइम मिनिस्टर ने आज से कोई 4-1 माह पहले अगस्त की मिड में हमें कहा कि पाकिस्तान बैतुल माल इन तमाम पनाह गाहों को तीनों सूबों में टेक ले, ताकि एक किस्म के स्टैंडर्ड बनाए जा सकें कि किस किस्म का खाना दिया जाता है, किस किस्म की रिहाइश है, बेड्स कितने होने चाहिए, बेड का कलर्स क्या होना चाहिए, रहने के वो जो एक असूल होते हैं, किस टाइम लोग चेक इन करेंगे, किस टाइम लोग चेकआउट करके जाएं जो रात को सोने के लिए आए, कितने लोगों के क्या खाना दिया जाए। मंगल वाले दिन बिरयानी होगी तो पूरे पाकिस्तान में। अच्छा, इसमें कितनी पार्टिसिपेशन गवर्नमेंट की है? क्योंकि कुछ मैं अल्हम्दुलिल्लाह बताता हूँ। तो ये पंजाब 3 इस टेरिटरीज में स्टार्ट कर दिया। तो हमने इनिशियली 5 जो है इस्लामाबाद की पहले सबसे पहले 5 पनाह गाहें बैतुल माल ने संभाल ली, जो कि हम इस्लामाबाद में चला रहे हैं। और इस वक्त तक तकरीबन जो हमने मील सर्व किए हैं पिछले 3.5 माह के अंदर, वो तकरीबन 2,80,000 लोगों को खाना सर्व किया सिर्फ इस्लामाबाद के अंदर, और 36,000 लोगों को रिहाइश दी गई है सिर्फ इस्लामाबाद के अंदर इन पनाह गाहों में। अब उसका दायराकार बढ़ा के बाकी सूबों में लेके जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमने किया उन सूबों में जहां हमारा फुटफॉल नहीं था, जिसमें बलोचिस्तान और सिंध शामिल है। मैं बलोचिस्तान में पहले सिंध पे आ जाता हूँ। जैसे कि आप समझते हैं कि पाकिस्तान में अगर कोई सबसे बड़ा शहर है जहाँ माइग्रेंट पॉपुलेशन आती है, दिहाड़ीदार तबका आता है दूसरे शहरों से काम करने, वो कराची नंबर 1 है। तो इनिशियली हमने 5 वहाँ पे पनाह गाहें सबसे पहले कराची में खोली, एक औरंगी में, एक कोरंगी में, एक लियारी में, और एक सरजानी टाउन में, और सोहराब कोट में। ये 5 जो मेजॉरिटी एरिया आइडेंटिफाई किए जहाँ सबसे बड़ी पॉपुलेशन जो है ना वो काम के लिए आती, इन 5 में खुल गए। आज इनफैक्ट 5 जनवरी को शाम को पहली जो है ना हमारी जो सरजानी टाउन है उसमें सॉफ्ट ओपनिंग हो जाएगी। 400 लोगों को खाना और 100 लोगों की रिहाइश, वो सॉफ्ट ओपनिंग हो जाएगी। परसों इंशाल्लाह सोहराब गोड जो है ना वो खुल जाएगी। 15 जनवरी को हमारी जो है ना कोरंगी और रंगी दोनों खुल जाएंगी, और 28 को हम जो है ना इंशाल्लाह लियारी की जो है ना पनाह वो खोल देंगे। इसके बाद हमारा प्लान था कराची में 5 और खोलने का, क्योंकि देखिए जितनी पॉपुलेशन सिंध की है वो ज़्यादातर कराची में आती है। तो हमने कहा कराची में पहले 10 पनाह गाहें बनाएंगे, फिर हम किमाड़ी जाएंगे आगे। किमाड़ी कराची के अलावा हैदराबाद सक्खर में भी नहीं, पहले हम कराची में अपना फुटफॉल मजबूत करेंगे, उसके बाद फिर जाएंगे हैदराबाद, फिर डिवीजनल हेडक्वार्टर्स पे हैदराबाद जाएंगे, फिर हम सक्खर जाएंगे। इस तरह करते करते ताकि जो डिवीजनल हेडक्वार्टर्स हैं डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से लोग काम करने आते हैं उनको कम से कम फेडरेशन की तरफ से एक सेंसिटिव वो दिया जाए। जहाँ तक इंटीरियर सिंध की बात है, क्योंकि इतना दिहाड़ीदार तबका वहाँ पे नहीं है, तो हम आहिस्ता आहिस्ता कराची के बाद उसको आगे लेके चलेंगे। लेकिन ये प्रोग्राम पूरे पाकिस्तान में जाना है, तो इसलिए इसका बहुत इसका कॉन्सेप्ट किस वजह से बनाया गया? क्या सिर्फ दिहाड़ीदार तबके के लिए बनाया गया
गया या उन लोगों के लिए बनाया गया जो काम के लिए तलाश में आते हैं? जरूरी नहीं है मजदूर आए, यहाँ पे तो पढ़े लिखे अफराद भी बड़े शहरों में आते हैं और जिस दिन हमने परसों, आज से 3 दिन पहले ना, प्राइम मिनिस्टर जुमे वाले दिन आए थे इफ्तिताह करने तरनौल पनाहगाह का, तो वहाँ जो पहले दिन जो लोग बच्चा हमारे पास आया, तो मैं खुद उसका इंटरव्यू ले रहा था, तो बच्चा था कि मैं सवात का स्टूडेंट हूँ, यहाँ मैं नौकरी के लिए आया था, नौकरी मिली नहीं, रात को रहने के पास जगह कोई नहीं, तो चलो शाम को आपसे यहाँ खाना खा लूंगा, रात को रिहाइश, सुबह फिर नौकरी ढूंढने चला जाऊंगा। तो जरूरी नहीं दिहाड़ीदार तबका, वो एक कॉन्सेप्ट जरूर है। अदरवाइज मुसाफिर जो सफर कर रहा हो, जिसके पास रिहाइश ना हो, दिहाड़ीदार मजदूर जो जिस पर रहने की जगह ना हो, कोई नौकरी के लिए आता है, कोई इंटरव्यू के लिए आता है, कोई किसी सेहत के लिए अपने वालिदैन के साथ अपनी वालदा वालिद को लेकर अस्पताल में एडमिट करा दे, तो वहाँ रहने की जगह नहीं होती, उसको रात को जगह चाहिए। क्योंकि जो शख्स हमारे पास आ रहा है ना, तो हम उससे ये सवाल पूछते हैं कि वो कहाँ का रहने वाला है, हम सिर्फ रिहाइश वाले से पूछते हैं कि आई डी कार्ड ले लेते हैं कि वो बाहर का हो, खाने वाले से किसी से नहीं पूछते कि वो किधर का रहने वाला है। ये ओपन एंडेड पॉलिसी है, क्योंकि जिस मकसद के लिए कोई अपनी अना को अगर इस मकसद के लिए पनाहगाह लेके आ रहा है, हम कौन होते हैं किसी से सवाल पूछने वाले कि तुम किस पर्पज से आए हो। सो ये वेलकम ऑल पॉलिसी है, सब तमाम आ सकते हैं, सिवाय उनके अलावा कोई लोकल्स ना हो, क्योंकि लोगों की रिहाइश भी होती है, उनके घर भी होते हैं। हम कोशिश करते हैं कि बाहर का बंदा हो, ताकि जो भी कहीं बाहर से आ रहा है वो खाना भी खा सकता है, वो रिहाइश भी रख सकता है। और बड़ी जबरदस्त किस्म की 1 स्टार बेड एंड ब्रेकफास्ट है, यानी कि आपको शायद अंदाजा हो, हम एक मसवाक भी देते हैं इन पनाहगाहों में रात को, ताकि एक जो पर्सनल हाइजीन का कॉन्सेप्ट है, और एक छोटी सी साबुन की चक्की भी देते हैं, ताकि वो मुंह धोए, नहाए, अपना मसवाक इस्तेमाल करे। और जो खाने की क्वालिटी है, अगर किसी दिन आपका चक्कर लगे, अब कराची में खुलने वाली, आप कराची के पनाहगाह है, मैं आपको वेलकम करता हूँ, किसी भी जाके आप जाके विजिट करें, खाने की क्वालिटी एक जैसी होगी। अगर सब्जी की प्लेट में वो मटर और आलू और वो जो वजन रखा गया है, वो ये नहीं हो सकता किसी में छोटा पोर्शन हो, किसी में बड़ा हो जाए, या कहीं पे शोरबा ज्यादा करके तरी ज्यादा कर दी और मिसाला कम, ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा, उनसे आपकी एक चीज आपसे पूछना चाहेंगे कि बड़े शहरों में रहाइश की हद तक तो चल ठीक है, खवातीन के लिए पनाहगाहों में अकोमोडेशन करना या खाने के हवाले से हमने कम देखा है, ये बल्कि नहीं देखा मेरे, अगर मेरी नॉलेज में है, तो इसके लिए कोई प्लान है कि खवातीन के हवाले से? पनाहगाह में तकरीबन 10 बेड जो है ना, वो खवातीन के लिए लगाए जाते हैं। और ख़वातीन का मतलब है कि नॉर्मली ख़वातीन अकेली नहीं आती, तो उसमें वो फैमिलीज़ के साथ सफ़र कर रही होती हैं, तो उनके जो मर्द हजरात हैं वो जो हमारा मेल शेल्टर होम है वो उसमें ठहर जाते हैं, और ख़वातीन वो जो एक कमरा होता है, एक जो कमरा होता है जिसमें 10 बेड हैं, वो उस पर रहते हैं। नॉर्मली ऐसी ख़वातीन कम ही आती है हमारे पास। और एक छोटे से खाने का कमरा भी हमने अलहदा रखा हुआ है हर पनाहगाह में, जहाँ स्पेस हो। एक नुक्कर में ऑलरेडी 2 उनकी जो लगाए जाते हैं, जहाँ वो आराम से नुक्कर बैठ के खाना खा सकती हैं। लेकिन क्योंकि हमारे तबके में ऐसे लोग नॉर्मली ख़वातीन के साथ ऐसी जगहों पर जाते नहीं, एक शायद एक वो बन गया है, कॉन्सेप्ट बन गया जिसमें शायद एक मायूब समझा जाता है। आई होप कि आने वाले लोग समझेंगे। और हमारी गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर ने अभी मुझे कहा है कि इस्लामाबाद के अंदर एक खवातीन की पनाहगाह बनाओ, जहां काम भी खवातीन करती हों, जिसको चला भी खवातीन रही हों, जिसमें खाने के लिए सिर्फ और सिर्फ खवातीन है, ताकि ऐसी खवातीन जो कहीं और मर्दों वाली शायद ना जा पा रही हों, वहाँ खुल के कंफर्ट जोन के साथ, और खासतौर पर क्योंकि घरों में काम करने वाला कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा है इस्लामाबाद के अंदर जो बाहर से आती हैं, तो वो कम अज कम शाम को उनको आप रिहाइश भी दे सकते हैं, और थोड़ा सा खाने के हवाले से उनको एक लीवरेज दिया जा सकता है। आखिरी हिस्से में थोड़ी सी हम बात करना चाहेंगे, वैसे तो आप हर शोबे में मुख्तलिफ जो अफराद हैं, मुस्तक अफराद हैं, उनके हवाले से, एजुकेशन के हवाले से भी काम कर रहे हैं। एक तबका है जिसको 4th पिलर कहते हैं, वो जर्नलिस्ट का तबका है। उसमें भी एक बड़ी तादाद ऐसी है जिनकी जो साफ़ी हज़रात वफ़ात पा गए हैं, उनकी फैमिलीज़ हैं, मुस्तक फैमिलीज़ हैं। क्या गवर्नमेंट या बिलखुसूस बैतुल माल उन अफराद के लिए, उन जर्नलिस्ट कम्युनिटीज़ के लिए, कैमरामैन के लिए, डेस्क पे काम करने वाली फैमिलीज़ के लिए कोई ऐसा प्लान मुस्तकबिल में बनाने का इरादा रखती है कि उनको भी फेवर की जाए, उनके लिए काम किया जाए, उनके फलाह बहबूद के लिए काम किया जाए? देखिए सर, पर्टिकुलरली किसी को पॉइंट आउट करना तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन बैतुल माल तमाम लोगों के लिए। अभी आज मेरे पास एप्लीकेशन आई है अखबार फरोश यूनियन की तरफ से, क्योंकि जब से कोविड आया है, सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो आया है वो प्रिंट मीडिया पे आया। लोगों ने अखबार पढ़नी बंद कर दी है। बिल्कुल, सोशल मीडिया शायद ज़्यादा, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अपनी जगह पे, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है वो प्रिंट मीडिया पे, और उसमें जो इम्पैक्ट है वो अखबार फरोश यूनियन का है। तो हमने उनको कहा है कि जितने हमारे अखबार फरोश हॉकर्स जो हैं, वो जो बैतुल माल की पॉलिसी में जो हमारे जो या बेरोजगार हैं या उनकी तनख्वाहें 17,500 से नीचे की हैं, उनकी एजुकेशन और मेडिकल के अलाउंस के लिए हम बजट की परवाह नहीं करेंगे। वो किसी भी शहर से इलाज करें अपने घर वालों की, स्पेसिफिक मतलब कोई एरिया नहीं करे, कोई हर किसी के लिए बैतुल माल है। लेकिन स्पेसिफिक हॉकर्स की तरफ से दरखास्त आई थी, वो मैं खुद समझता था, वो फिर मैंने 3 दिन के बाद उनके साथ
साथ प्रॉब्लम रखा है कि हम जाएंगे उनको कहेंगे, क्योंकि शायद उनको इन्फॉर्मेशन ही नहीं है इस पर कि जी बैतुल माल से जाके अपनी दरखास्त वसूल कर सकते हैं। तो मैंने ये कहा कि हम इस्लामाबाद के लेवल पर इनिशियली स्टार्ट करते हैं कि प्रेस क्लब के साथ एक कोऑर्डिनेशन फोकल पर्सन दे देंगे ताकि इनके केसेस को थोड़ा जल्दी किया जा सके। मैं समझ सकता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल मैं अखबार पढ़ता था, जब से कोरोना मैंने अखबार पढ़ना बंद कर दिया। अब वो जो अखबार की सर्कुलेशन की डायरेक्टली जो कमी आई है, अखबार फरोश बनाने वाले थे उन पे तो प्रॉब्लम होगा जो प्रिंटिंग करते थे, लेकिन बेचारा जो साइकिल पे मोटरसाइकिल पे आता था वो भी उसका शिकार हुआ होगा। तो ये वो लोग हैं जिस कम्युनिटी की तरफ हम आहिस्ता देखते हैं, लेकिन बैतुल माल क्योंकि सबको कवर कर रहा होता है, हम ये नहीं कह सकते इनके लिए खसूसी पैकेज है, लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि इनकी जो दरखास्त है उसको स्पीडीली किया जाएगा, क्योंकि आई पर्सनली फील कि इनका जो इम्पैक्ट है कोरोना पे इन पे बहुत ज्यादा है। जो फैमिलीज जिनके कमाने वाले जो इस मीडिया से रिलेटेड हैं, उनकी फैमिलीज मेडिकल के लिए अप्लाई कर सकती हैं, उनकी फैमिलीज एजुकेशन अलाउंस के लिए कर सकती हैं। अल्लाह माफ़ करे अगर उनके पास माजूर अफराद है उसका एक अलाउंस बैतुल माल की तरफ से हम वो कर सकते हैं। आर्टिफिशियल लिम्स लगवाना चाहें, हाथ बाजू, वो करा सकते हैं। मतलब हर किस्म की जी, कैंसर के पेशेंट अल्लाह माफ़ करे अगर किसी घर पे आ जाए, बैतुल माल ऑल फ्रीली हम उनका कर देंगे, इसमें कोई इशू नहीं इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, MD बैतुल माल उनबास सां तफ़सीली तौर ते ॻाल्हि ॿोल कईसीं। तो मक़सद सिर्फ़ इहो हो त आवाम खे आगाही फ़राहम करणी त तव्हां इन मामले बैतुल माल सां तव्हां अप्लाई कीअं था करे सघो, रुजू कीअं था करे सघो, ऐं इन हवाले सां आगाही ॾियणु तमामु ज़रूरी। इन सां गॾु पंहिंजे मिज़मान मुदस्सिर खे इजाज़त ॾींदा, ईंदड़ हफ़्ते ॿीहर हाज़िर थींदासीं।